हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको हम कंप्लीट करेंगे कहाँ से। तो ये हम कंप्लीट करने वाले हैं विजन IAS अकेडमी के नोट से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हमारे प्री मेंस और जितने भी एग्जाम में हिस्ट्री आती है, जीके आता है, उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास। पहले आता है मुगल साम्राज्य का पतन। पृष्ठभूमि देखते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में निर्णायक विजय के पश्चात की गई तथा साम्राज्य का विस्तार उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी जारी रहा। औरंगजेब के समय 1657 से 1707 तक के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया। इसके साथ ही विघटन की प्रक्रिया भी औरंगजेब के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारी इस प्रक्रिया को रोकने में असमर्थ रहे और औरंगजेब द्वारा किए गए क्षेत्रीय विस्तार ने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने के बजाय उसकी नींव को कमजोर कर दिया। इसका मूल कारण औरंगजेब की सामाजिक धार्मिक नीतियां थी। यह नीतियां उनके पूर्वजों के विपरीत असहिष्णु और कट्टरता से प्रेरित थीं। नेक्स्ट आते हैं पतन का कारण क्या था। तो निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण करते हैं। तो पहले आते हैं राजनीतिक कारण कि जो पतन हुआ था मुगलों का, वह पतन क्यों हुआ था। तो पहले आते हैं राजनीतिक कारण। औरंगजेब की निशक्त उत्तराधिकारी, जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वह कैसे थे, निशक्त थे। दूसरा, साम्राज्य का बृहद आकार था, मतलब वो संभाल ही नहीं पाए इतने बड़े आकार को। मुगल अभियान वर्ग का पतन हो गया था। जो मुगल अभिजात वर्ग है उसका पतन हो गया था। दरबार में गुटबंदी होने लगी थी भैया, एक दूसरे को ही काटा जा रहा था। फिर आते हैं उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम था कि जो लड़ेगा या जो जीतेगा लड़ाई में उसको ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था, तो उसका भी त्रुटिपूर्ण नियम था। और मराठाओं का उत्थान हो रहा था, इस कारण से भी मुगलों का पतन हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन कैसे हुआ। राजनीतिक कारण में मुगलों का निशक्त उत्तराधिकारी, जो औरंगजेब और जो मुगल थे उनके जो उत्तराधिकारी थे वह कैसे थे, निशक्त थे। मुगल साम्राज्य व्यवस्था केंद्रीकृत होने के कारण साम्राज्य के व्यक्तिगत पर अत्यधिक निर्भर थी। तो पूरा साम्राज्य कैसा था, बहुत बड़ा था। और पूरी व्यवस्था जो शासन की व्यवस्था थी वह कैसी थी, केंद्रीकृत थी, मतलब एक व्यक्ति के पास या कुछ लोगों के पास ही थी। तो इससे क्या होता है, सम्राटों के जो उत्तराधिकारी होता है और उसका व्यक्तित्व होता है उत्तराधिकारी का, उस पर निर्भर करता है पूरा साम्राज्य। इस प्रकार कमजोर सम्राट का प्रभाव प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित हुआ था। तो जो हमारे कमजोर शासक थे, सम्राट थे, उनका जो कमजोर होना था वह हर एक क्षेत्र में कैसा हुआ, परिलक्षित हुआ। वो अच्छे से ना शासन कर पाए, ना ही अपना साम्राज्य विस्तार कर पाए, ना ही अपने राज्य की सुरक्षा कर पाए, ना ही जो विद्रोह हो रहे थे वो रोक पाए। कमजोरता की यही तो निशानी होती है कि मतलब वो कमजोर थे, इसलिए तो कुछ कर नहीं पाए। औरंगजेब के पश्चात जो सत्तारूढ़ होने वाले सम्राट थे वह कैसे थे, दुर्बल थे भैया। औरंगजेब ने तो खूब कूटा, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी आए वो कैसे, दुर्बल थे भैया, घर से नहीं निकलते थे, युद्ध ही नहीं करते थे, या युद्ध करते थे बहुत कट्टर थे, हिंदुओं से भी लड़ाई, इनसे भी लड़ाई, उनसे भी लड़ाई है। और औरंगजेब ही भैया ये नींव डाल के गया था बहुत ज़्यादा कट्टरता की। तो भैया दुश्मन तो वैसे थे, तो अराजकता ज़्यादा फैल गई और ये लोग संभाल नहीं पाए। वे आंतरिक और बाहर दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ रहे, मतलब जो आंतरिक विद्रोह हो रहे थे उनको भी नहीं संभाल पाए और जो बाहर से आक्रमण हो रहे थे उनको भी नहीं संभाल पाए। तो पहला तो क्या हो गया, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे, निशक्त थे। नेक्स्ट आता है साम्राज्य का बृहद आकार होना। तो हमने पहले पढ़ा था हमारा साम्राज्य कैसा था, इनका बहुत ज़्यादा विस्तार था और पूरा साम्राज्य का जो शासन था वह कैसा था, केंद्रीकृत था। अब एक ही व्यक्ति या फिर एक कुछ व्यक्ति संभालेंगे तो उनमें मतभेद होंगे और साम्राज्य पूरा बिखर जाएगा। तो यही कारण था। तो साम्राज्य का क्या था, बृहद आकार था। 1687 में औरंगजेब ने दक्कन के प्रांत बीजापुर गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात वह कर्नाटक को भी मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील था। मतलब औरंगजेब ने जब 1687 में, मतलब 1687-88 के टाइम पे जब औरंगजेब ने दक्कन प्रांत में विजय प्राप्त की तो सबसे पहले वहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर वह चाहता था कि कर्नाटक को भी जीत ले और अपने साम्राज्य में मिला ले। विजयी क्षेत्र में
बिना किसी ठोस प्रशासन की व्यवस्था किए निरंतर युद्ध में उलझे रहने के कारण साम्राज्य अंदर से कमजोर हो गया। मतलब उसने क्या किया कि उसका मतलब एक तो यही था ना कि उसने जब बीजापुर को जीता तो वहां पे एक अपना गवर्नर छोड़ देता, अच्छा गवर्नर छोड़ता कि भैया फिर से विद्रोह ना हो, वो लड़ सके। गोलकुंडा जीता तब भी वहां पे उसको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बीजापुर जीत लिया, गोलकुंडा जीते और आगे ही चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, और पीछे क्या हो रहा, सब साम्राज्य चौपट होते जा रहा है, या फिर विद्रोह स्टार्ट हो गए, जैसे हम पढ़ते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ, ये क्या कर रहा है, युद्ध में ही उलझा है, साम्राज्य में तो देख ही नहीं रहा, शासन ही नहीं कर पा रहा अच्छे से। साम्राज्य कमजोर होने से क्षेत्रीय शक्ति जैसे कि मराठा आदि के उदय के साथ साथ दरबारी जो मुगल गरीब अमीर थे, उनने क्या किया, षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया, उनको षड्यंत्र करने का अवसर मिल गया। अमीर गरीब तो भैया ये अमीरों के शासन ने ही सारे शासन को चौपट किया है। रजिया सुल्तान को लाने वाले हैं अमीर, उनको गिराने वाले अमीर, और इनका जो मुगलों का साम्राज्य था उनको भी गिराने में सबसे बड़ा योगदान रहा है अमीरों का। तो ये भी बहुत बड़े कारण थे। तो जैसे इनने क्या था, साम्राज्य व्यवस्था अच्छी नहीं थी, आगे युद्ध करते जा रहे थे, तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी जैसे कि मराठा था, मराठाओं को भी इन्होंने कम आंका और बाद में ये क्या हुए, बहुत बड़े घातक साबित हुए इनके लिए, इनके साम्राज्य को पूरा उन्हें उखाड़ के फेंक दिया कि इन्होंने, मराठाओं ने। और जो इनके ही दरबार में जो अमीर थे वो भी षड्यंत्र कर रहे थे। इसके साथ ही जो साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार था, विविधता थी, उत्तम संचार व्यवस्था की कमी थी, इससे हुई उनका तीव्र पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। देखो हमारा जो उत्तर भारत है वो कैसा है, समतल क्षेत्र है, ज़्यादा विविधता देखने को नहीं मिलती उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में क्या है, पर्वत है, पठार है, नदी है, झील है बहुत सारी। तो वहाँ पे क्या है, अच्छा यदि शासन नहीं होगा, और कितने दूर है उत्तर भारत से, इनकी राजधानी है दिल्ली, यहाँ से शासन कर रहे हैं वो मुद्रई, दक्षिण में बिल्कुल कर्नाटक तमिलनाडु वगैरह में शासन करने का सोच रहे हैं, कैसे होगा। हो भी सकता था यदि संचार व्यवस्था अच्छी होती, लेकिन संचार व्यवस्था ही अच्छी नहीं थी। यदि वहाँ से कोई विद्रोह उठा है, जब तक वो उत्तर भारत में दिल्ली में पता चलेगा शासक को कि भैया ये इन लोगों ने विद्रोह कर दिया है, चलो, तो जब तक ये अपनी सेना लेके जाएंगे वहां तक तो उनकी सेना बन के खड़ी हो जाएगी इतनी देर तक। तो क्या था, इनका संचार व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो ये भी एक मुख्य कारण था कि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, ये आगे लड़ते जा रहे थे, शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पाए, और उच्च संचार व्यवस्था नहीं थी, विविधता थी दक्षिण भारत में, और इसलिए इनका साम्राज्य गिर गया, और बहुत सारे जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको उदय होने का समय मिल गया। मुगल अभिजात वर्ग का पतन हो गया। जब मुगल भारत आए थे तो उनके पास एक साहसिक चरित्र था, परंतु अत्यधिक धन विलास और अवकाश ने उनके चरित्र को कमजोर कर दिया और उन्हें अयोग्य एवं उत्तरदायित्व विहीन बना दिया। उनके अर्धपतन का मुख्य कारण अभिजात वर्ग का एक बंद निगम के रूप में कार्य करना था। एक अन्य कारण था असाधारण जीवन शैली और विलासिता प्रदर्शन जैसी उनकी खराब आदतें भी थीं। तो जैसे ही हमारे मुगल साम्राज्य जब आए थे भारत में, मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो जो मुगल शासक थे वो कैसे थे, उनका चरित्र आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा साहस से लड़ते थे, साहसिक चरित्र था अत्यधिक। फिर क्या हुआ, इन्होंने भारत पर साम्राज्य विस्तार किया। भारत तो सोने की चिड़िया थी, इनको बहुत सारा धन मिला, धन से क्या आएगा, विलासता आएगी। फिर क्या करेंगे, आराम करेंगे, तो उन्होंने आराम किया बहुत, और क्या हो गए, ये कमज़ोर हो गए, अयोग्य हो गए, और अपना उत्तरदायित्व जो था उनका वो भी विहीन हो गया कि चलो भैया अब तो आज गाने सुन लें, कल देखेंगे क्या करना है। तो ये क्या था, इससे उनका पतन जल्दी हो गया। अर्धपतन का मुख्य कारण अभिजात वर्ग का एक बंद निगम भी था। इसके अन्य कारण में असाधारण की जीवन शैली, विलासिता प्रदर्शन जैसी इनकी खराब आदतें भी एक मुख्य कारण रही हैं। इसके कारण जो बड़े जागीरदार थे उनके जागीरदारों के बावजूद कई अभिजात वर्ग दिवालिया हो चुके थे। मतलब जो इनकी बुरी आदतें थी, इन लोगों ने सारा धन लुटा दिया। अब क्या थे, जो बड़े जागीरदार थे बस वो ही मौजूद थे, और जो अभिजात वर्ग था वो दिवालिया हो चुका था। इनका पतन का प्रारंभ हो गया यहीं से। परंतु जो संपूर्ण अमीर वर्ग थे उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे अमीर ही गरीब हो गए, नहीं। अमीर तो अभी कुछ थे जो अमीर थे, और कुछ ने अपना धन लुटा दिया था, क्योंकि इन्हीं के मध्य मुर्शिद कुली खान, निज़ामुल मुल्क, शहादत खान आदि सुयोग्य अमीर भी थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने का विकास किया था। तो देखो, हम नहीं कह सकते कि पूरे अमीर ही विलासिता में लुट गए थे, नहीं, बल्कि कुछ कुछ ऐसे अमीर थे जो कि अपने साम्राज्य का अच्छे से विस्तार कर रहे थे और बहुत अमीर भी थे।
इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे हमारे आते हैं मुर्शिद कुली खान, निज़ाम उल मुल्क और सादत खान। ये सुयोग्य अमीर भी थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का अच्छे से प्रशासन व्यवस्था भी स्थापित की और अपना विकास भी किया। नेक्स्ट आते हैं दरबार में गुटबंदी होने लगी थी। क्या होने लगी थी? दरबार में गुटबंदी। औरंगजेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमरा वर्ग प्रभावशाली गुटों में बंट गया था। इन गुटों में साम्राज्य में शाश्वत राजनीतिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मतलब पूरा जो उमरा वर्ग था वह कैसे गुटबाजी कर लिया था उनने, शांति तो चली गई, भंग हो गई। तो क्या था? सशस्त्र राजनीति में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रत्येक गुट का प्रयत्न रहता था कि वह सम्राट के कान भरे और सम्राट को दूसरे गुट के विरुद्ध कर दे। मतलब इतने कान भरे या फिर इतनी बुराई करे दूसरे गुट के बारे में कि उसके विरुद्ध में हो जाए सम्राट। यह गुट आपस में छोटे छोटे से युद्ध भी लड़ते रहते थे। मतलब आपस में लड़ाई होती थी। विदेशी आक्रमणों के विरोधी भी ये एक गुट में नहीं हो सके थे। तो जब विदेशी आक्रमण हुआ तब भी ये एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं लड़े उनसे, और आकांताओं से मिलकर षड्यंत्र रचने लगे थे। मतलब जिन्हें आक्रमण किया उन्हीं के साथ मिल गए और षड्यंत्र रचने लगे। इनमें से सम्राट का जो शासन था वह लुप्तप्राय हो गया, और यहाँ तक कि निज़ाम उल मुल्क और बुरहान उल मुल्क ने नादिर शाह से मिलकर दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे। मतलब जो निज़ाम उल मुल्क है और जो बुरहान उल मुल्क है, इन्होंने नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचे और अपने निहित स्वार्थों से सम्राट के हितों को निछावर कर दिया। मतलब खुद के स्वार्थ के लिए इन्होंने सम्राट का या जो पूरा साम्राज्य था उसका पतन करने में भी सहायता की है। नेक्स्ट आते हैं उत्तराधिकारियों का त्रुटिपूर्ण नियम। जो उत्तराधिकारी थे उनके भी नियम कुछ खास नहीं थे। मुगलों में जेठाधिकार का नियम नहीं था। मतलब जो सबसे बड़ा बेटा होता था वह उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। अतः मुगल शहजादे सम्राट बनने के लिए स्वयं को समान रूप से योग्य समझते थे। मतलब जितने भी शहजादे थे वो सभी चाहते थे कि वो शासक बने और सभी योग्य समझते थे कि हम हैं। अपने दावे के लिए वह लड़ने को तैयार रहते थे। मतलब खुद का दावा साबित करने के लिए वह लड़ने को तैयार रहते थे। शक्तिशाली शासक निर्माता उमरा वर्ग केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए शासकों को सिंहासन पर बिठाते थे। जो सबसे शक्तिशाली शासक होगा वही क्या होता था? शासक बनेगा। और जो शासक निर्माता उमरा वर्ग था वो क्या करता था? अपने खुद के स्वार्थ के लिए, मतलब जिनसे अच्छी बन रही है उसको ही शासक बनाकर सिंहासन में बिठा देता था। इस प्रकार से उत्तराधिकार के जो नियम का प्रभाव मुगल साम्राज्य के पतन में भी एक मुख्य कारण बनता है। नेक्स्ट आता है मराठाओं का उत्थान। जो मराठा थे उनका उत्थान हुआ और मुगलों का पतन हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था पेशवाओं के अधीन मराठाओं का उत्थान। उत्तर भारत की राजनीति में मराठा सबसे शक्तिशाली बनकर उभरी और मुगल दरबार में सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे। इसके साथ ही मराठाओं ने भारत को अहमद शाह अब्दाली जैसे आकांताओं से बचाने का भी प्रयास किया। यद्यपि मराठे भारत में एक स्थायी शासन बनाने में असफल रहे, फिर भी इन्होंने मुगल साम्राज्य के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट आता है सैन्य कारण। मुगल थे उनके विघटन का एक अन्य कारण था मुगल सेना की क्षमता में ह्रास एवं मनोबल में कमी होना। मतलब खुद ही जो सेना थी उनकी क्षमता कम हो गई थी और मनोबल में भी कमी आ गई थी, क्योंकि उत्तराधिकारी अच्छे नहीं थे उनका मनोबल बढ़ाने लायक। मुगल सम्राट के विघटन में मुख्य कारण में से एक था उनकी सेना का नैतिक पतन। मतलब उनकी सेना का जो नैतिक पतन था वह जो मुगल सम्राट था उसके पतन का मुख्य कारण बनी। मुख्य स्रोत सेना की संरचनात्मक कमजोरियां थी। जो उनकी सेना थी उनकी संरचना कैसी थी? मेन तो वो कमजोरियां थी। अनुशासन की कमी के कारण सेना एक भीड़ में बदल गई थी। अनुशासन की कमी थी इसलिए पूरी सेना भीड़ में बदल गई थी। सैनिकों में अभ्यास का अभाव था, साथ ही उनमें पेशेवर प्रशिक्षण की भी कमी थी। पेशेवर उनके पास प्रशिक्षण नहीं था। सैन्य अपराधों की भी कोई नियमित सजा नहीं होती थी। मतलब यदि कोई अपराध करते हैं तो कोई नियमित सजा नहीं दी जाती थी। औरंगजेब द्वारा भी राजद्रोह, कायरता और युद्ध के समय कर्तव्य की उपेक्षा जैसे मामलों की अनदेखी की गई थी। मतलब औरंगजेब ने भी इनको किया था। इसके अतिरिक्त मुगलों की जो सैन्य व्यवस्था थी उसकी कमजोरी के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने हथियारों और युद्ध के तरीके काफ़ी पुराने हो चुके थे। मतलब उन्होंने ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं लिया और उनमें नई कोई तकनीक नहीं लाई, बल्कि पुरानी तकनीक से लड़ रहे थे, इसलिए भी इनका पतन होता जा रहा था। नेक्स्ट आते हैं जागीरदार संकट। जो जागीरदारी संकट था वो औरंगजेब के शासन के अंतिम काल में प्रशासनिक व्यवस्था को
ये व्यय को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया था। जितना औरंगजेब का जो समय था, उसके अंतिम समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में जो जागीर भूमि थी, उसको खालसा भूमि में परिवर्तित किया था। वहीं दूसरी ओर जो नए मनसबदार थे, उनकी नियुक्ति की जा रही थी। इससे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही उक्त काल में क्षेत्रीय प्रशासन कमजोर होने लगे और जो जागीरदार थी, उनकी जमादानी और हासिलदानी में आने वाले अंतर से मनसबदारों की सैन्य स्थिति को कमजोर किया गया, जो कि मुगल साम्राज्य की रीढ़ कहे जाते थे। तो इनके क्षेत्र के प्रशासन में कमजोर होने लगी थी एक निश्चित टाइम तक, और इनने क्या किया था, जो जागीरदार थी उनकी जमादानी और जो हासिलदानी है उनमें अंतर कर दिया था, जिससे मनसबदारों की जो सैन्य स्थिति थी वह कमजोर हो गई थी और मुगल साम्राज्य की पतन स्टार्ट हो गया, क्योंकि वही तो मुगल साम्राज्य की रीढ़ थी। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक कारण। शाहजहां के समय कर की दरों को उत्पन्न के आधे हिस्से तक बढ़ा दिया गया था और भव्य इमारतों के निर्माण में शाहजहां द्वारा किए गए व्यय से साम्राज्य के संसाधनों में भारी बोझ बढ़ गया। औरंगजेब के दीर्घकालीन दक्षिण युद्धों ने न केवल कोष की रिक्त कर दिया, अपितु देश के व्यापार एवं उद्योगों को भी नष्ट कर दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट को वित्तीय दिवालियेपन का सामना करना पड़ा, जिसकी शुरुआत औरंगजेब के समय और उसकी मृत्यु के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। युद्ध में सेना आवागमन में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती थी और कृषकों ने तंग आकर कृषि करना ही छोड़ दिया था। लूटमार प्रारंभ हो गया था, जिसके फलस्वरूप माल मिलने पर कठिनाई होने लगी थी और निर्यात प्रभावित हुआ। इस काल में टैक्स फार्मिंग की प्रक्रिया, जो कि निजी नागरिकों और जो समूह थे उनको कर राजस्व संग्रहण की जिम्मेदारी सौंपना एक सहारा लिया गया था। हालांकि इस पद्धति से सरकार को ज्यादा कोई लाभ नहीं हुआ, जिससे लोगों की स्थिति और खराब होती चली गई। मुगल सम्राट के चरमोत्कर्ष काल में देसी बैंकिंग, सीमा एवं व्यापारिक संस्थान साम्राज्य में महत्वपूर्ण सहयोगी थे, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात युक्त संस्थानों ने क्षेत्रीय शक्तियों में अधिक स्वायत्त के लक्षण देखकर उनके सहयोग देना प्रारंभ कर दिया, जिससे मुगल सम्राट आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ने लगा और कृषि क्षेत्र में नगण्य निवेश एवं आश्रितों की संख्या बढ़ने लगी। भू राजस्व की दर में बढ़ोतरी हुई। समय के साथ नई प्रौद्योगिकी का विकास न होना और शहरी जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त अधिशेष पर निर्भर रहना आदि जैसे कारणों से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। मतलब क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के समय जो चरमोत्कर्ष का काल था, यहाँ पर देशी बैंकिंग थी, बीमा थी, व्यापारिक संस्थान थी, उन्होंने साम्राज्य में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ये संस्थान जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनकी ओर मुड़ गई और उनको सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या हुआ, साम्राज्य था उसका आर्थिक दिवालियापन हुआ, कृषि क्षेत्र में नगण्य निवेश आया, आश्रित थे उनकी संख्या बढ़ गई, भू राजस्व की दरों में वृद्धि हुई और जो जनसंख्या थी, शहरी जनसंख्या थी, वो ग्रामीण जनसंख्या पर निर्भर रहने लगी, जिससे क्या होगा, साम्राज्य पर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और पतन होना स्टार्ट हो गया। सामाजिक कारण में आते हैं। हिंदुओं के साथ कर रहे अत्याचार ने भी सामाजिक असंतोष बढ़ा दिया और धार्मिक स्वतंत्रता एवं सहिष्णुता के अभाव के कारण भी लोगों में एक रोष की भावना उत्पन्न हो गई। गरीबों पर अनावश्यक कर आरोपित किया गया और सभी गैर मुस्लिम लोगों पर कर लगा दिए गए। नेक्स्ट आते हैं धार्मिक कारण। औरंगजेब स्वभाव से बड़ा कट्टर था, तब वह इस्लामी कानून के अनुसार ही कार्य करता था, परंतु इस कानून का विकास भारत के बाहर बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हुआ था और वह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह भारत में भी कारगर सिद्ध हो। औरंगजेब ने कई अवसरों पर अपनी गैर मुस्लिम प्रजाओं की भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया और मंदिरों के प्रति अपनाई गई उसकी नीति और इस्लामी कानून के आधार पर जजिया को दोबारा लागू करना न केवल मुस्लिमों को बल्कि उसके पक्ष में भी कर सकता था, ना ही इस्लामी कानून पर आधारित राज्य की प्रति उसकी निष्ठा प्राप्त कर सका। इस नीति के कारण ही जो सतनामी थे, बुंदेला थे, जाटों ने विद्रोह कर दिया और दूसरी ओर इस नीति के कारण ही हिंदुओं ने उसके खिलाफ हो गए, सारे इस वर्ग में सशक्त हो गए और राजनीति जो कि राजनीतिक तथा अन्य कारणों से मुगल साम्राज्य के विरोध भी हो गए थे।
धार्मिक कारण अब आता है औरंगजेब की दक्षिण नीति। दक्कन में निरंतर युद्ध जारी रखने से औरंगजेब की गलत नीति मुगल साम्राज्य के लिए भी घातक सिद्ध हुई। युद्ध में 27 साल तक गुजर गए थे और इससे साम्राज्य में संसाधनों की भारी क्षति पहुंची थी। अब आते हैं बाह्य आक्रमण एवं यूरोपीय आगमन। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मरणासन मुगल साम्राज्य को बहुत आघात पहुंचाया। राजकोष रिक्त हो गया और सैन्य दुर्बलता स्पष्ट हो गई। जो लोग मुगल नाम से भय खाते थे वह सिर उठाने लगे और मुगल सत्ता की खुलकर अवहेलना करने लगे। मुगल सेना दुर्बलता के कारण 18वीं शताब्दी में भारत में दक्षिण या सैनिक सामंतशाही का बोलबाला हो गया। यूरोपीय कंपनियां सैनिक सामंत बन गई और शीघ्र ही भारतीय रजवाड़ों में व्यापार सैनिक सत्ता में आगे निकल गई। इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय लाभ ने मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया और अंग्रेजों ने प्लासी की युद्ध जीती और साथ ही दक्कन गंगा क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। समय बीतने के साथ वे पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में सक्षम हो गए और मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा। नई शक्तियों का उत्थान, तो जो नई शक्तियां थी उनका भी उत्थान हुआ, जैसे कि पंजाब में सिख, राजपूताना में राजपूत, रोहिलखंड में रोहिला सरदार और आगरा मथुरा में जाट अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। बंगाल, अवध, हैदराबाद ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पहले ही कर दी थी। तो एक ये मुख्य कारण था मुगलों के पतन का। नेक्स्ट आते हैं मुगलों के पतन के क्या परिणाम हुए। मुगल का पतन हो गया तो इसका लाभ क्या हुआ या क्या परिणाम हुए, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो ब्रिटिश शासन के लिए भारत में द्वार खुल गए थे। भारतीयों को एक सूत्र में बांधने वाली जो प्रणाली थी वह नहीं थी। एक ऐसी ताकत नहीं रही थी जो कि पश्चिम से आने वाली शक्तियों से लड़ सकती थी। स्थानीय राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने लगी थी। कई रियासतें स्वतंत्र हो गई थी, जैसे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद। निष्कर्ष क्या निकला। समग्रतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक कारणों से हुआ था। अकबर की नीतियों से विघटन के तत्व पर कुछ समय तक प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सकता था, लेकिन समाज व्यवस्था में कोई मूल परिवर्तन कर पाना अत्यधिक जटिल था। तब तक औरंगजेब ने सिंहासन संभाला और विघटन की सामाजिक आर्थिक शक्तियां अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। इस व्यवस्था के मूलभूत परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब की राजनीतिक योग्यता, दूरदर्शिता होने या दोनों की कमी थी। वह ऐसी नीति का पालन करने में असमर्थ रहा जिससे परस्पर विरोधी तत्व पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सके। इस प्रकार औरंगजेब न केवल परिस्थितियों का शिकार हो गया बल्कि उसने अपने स्वयं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने में योगदान दिया जिसका वह स्वयं शिकार बन गया। ये थे हमारे मुगलों का पतन के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। तब तक के लिए बाय गाइस।